हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ द मॉडर्न स्पेक्ट्रम, जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। तो जो ये फर्स्ट रीडिंग है इसमें बोलता है ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री, कि इसमें बताता है कि जो एंटायर इंपीरियल हिस्ट्री रही है ब्रिटेन की, वो प्रिवराइज कर सकते हैं दो फेजेस के अंदर। कि जो फर्स्ट एम्पायर हुआ वो स्ट्रेच करता था एंटार्कटिक के द्वारा टुवर्ड अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, और जो सेकंड है एम्पायर वो बिगिन होता था आफ्टर पीस ऑफ पेरिस की जो ट्रीटी हुई थी 1783। ये हम कर्नाटिक वॉर जो थर्ड वॉर है उसमें डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड एम्पायर बिगिन अराउंड 1783 पीस ऑफ पेरिस एंड स्विंगिंग टुवर्ड द ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका। और जो इम्पीरियल हिस्ट्री है ब्रिटेन की स्टार्टेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आयरलैंड इन द 16th सेंचुरी। तो जो इम्पीरियल हिस्ट्री है ब्रिटेन की वो स्टार्ट हुई कि जब उन्होंने आयरलैंड को जीत लिया 16th सेंचुरी के अंदर। और जो इंग्लिश है उन्हें अपने आप को बताते थे न्यू रोमन्स, चार्ज विद सिविलाइजिंग सो कॉल्ड बैकवर्ड रेसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फॉर दिस द पोस्ट एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल्स जो थे ब्रिटेन के इन पर्टिकुलर्स और यूरोप के इन जनरल स्टार्टिंग सर्टिफाइंग देमसेल्फ एज सिविलाइज्ड, अपने आप को सिविलाइज बोलने लगे, जो रिलेटेड थे ओरिएंट पीपल्स से। और owing to various spatial and situational forces of the nature of imperial ideology of Britain change over time। तो इसमें यही बता रहा है कि इनकी आइडियोलॉजी, तो इंपीरियल आइडियोलॉजी तो का नेचर था वो तो चेंज हुआ है, लेकिन जो इनके फंडामेंटल्स रहे वो हमेशा सेम ही रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। अब ये आता है कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। तो इसमें जो डिबेटेड इशू है ये, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जॉन शीले थे, इसने दो व्यूज़ रखे थे। जो इनका व्यू था वो कहते थे कि वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है इंडिया का वो ब्लाइंडली है, अनइंटेंशनल है और एक्सीडेंटली हो गया इन द फीट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। और दिस स्कूल ऑफ ओपिनियन, मतलब कि इस पैराग्राफ में सिंपल ये है कि दो स्कूल ऑफ थॉट दिखाए हैं। कि जो पहला है कि जॉन शीले वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ है इंडिया का वो एक अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटली हो गया। तो ये जो स्कूल ऑफ ओपिनियन है आर्ग्यू करता था कि जो ब्रिटिश है वो ट्रेड के लिए आए थे इंडिया के अंदर, और उनका कोई भी डिज़ायर नहीं था कि वो किसी भी टेरिटरीज को एक्वायर करें और टू स्क्वेंडर देयर प्रॉफिट ऑन वार वेज फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंस। एंड द इंग्लिश इज आर्ग्यूड वर अनविलिंगली ड्रॉन इनटू द, और इंग्लिश है जो अनविलिंगली उनको पॉलिटिकल टर्म ऑयल के अंदर डाल दिया गया, क्रिएटेड बाय इंडियंस देमसेल्फ, जो इंडियंस ने ही क्रिएट किया है। तो ये पहला जो स्कूल था वो ये बताता है। और जो अदर ग्रुप है वो बोलता है कि जो ब्रिटिश हैं इंडिया में आए थे क्लियर इंटेंशन के साथ कि एक लार्ज और पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए, अ प्लान विच दे completed by working on it bit by bit over the year. They dismissed a propaganda the claim of peaceful intent and political neutrality of the English East India Company in the early days। बेसिकली सब चीज़ों में वही कि दो स्कूल ऑफ थॉट याद रखिए आप, इतना कुछ याद नहीं रखना है आपको। फर्स्ट में कि जो जॉन सेल है उसने बोला था कि अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटल हो गया था जो हुआ था ये। और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये पूरे इंटेंशन के साथ आए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अपीयर टू बी ओवर स्टेटिंग देयर व्यू पॉइंट, कि अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हुए, अपना पॉइंट सही ठहराने में लगे हुए हैं। इनिशियली जो परहैप्स द कंपनी ऑफिशियल स्टार्टिंग एक्वायरिंग टेरिटरी जस्ट टू प्रमोट और प्रोटेक्ट देयर ट्रेड इंटरेस्ट, स्पेशली व्हेन दे सो हाउ फैक्शनल द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो टेरिटरी एक्वायर करी थी वो भी अपने ट्रेड के बेनिफिट के लिए ही। इस पैराग्राफ में इतना दिया हुआ है कि ये दिट्स केम टू रियलाइज हाउ इजली दे कुड पिट वन रूलर ओवर अदर। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे वो एक रूलर को दूसरे रूलर के बीच में, दोनों रूलर को लड़ा सकते हैं, तो और उसका पॉलिटिकली कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट लेटर ऑन ब्रिटिश पॉलिटिशियन बैक इन ब्रिटेन एंड द एडमिनिस्ट्रेटर सेंट बाय देम टू इंडिया वर्क ऑन अ क्लियर डिज़ायर एंड प्लान टू एक्वायर टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिश एन एम्पायर। और जो एनॉर्मस प्रॉफिट हो रहा था ट्रेड से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से अट्रैक्ट करता है जो इंग्लिश के और ट्रेडर से, एज इट डिड अदर यूरोपियंस। अ डिज़ायर फॉर क्विक प्रॉफिट, पर्सनल एम्बिशन ऑफ इंडिविजुअल, प्लान एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन यूरोप फॉर सम ऑफ द फैक्टर डेट मेड द ब्रिटिश इंक्रीज देयर पॉलिटिकल क्लोट इन इंडिया। कि वही कि जो
क्विक जल्दी से प्रॉफिट की जो डिज़ायर थी, तो वो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि यूरोप के अंदर एक वो फैक्टर्स थे ये सारे कि जिससे कि इंक्रीज़ हो गया ब्रिटिश का, कि उन्हें अपना पॉलिटिकल वर्चस्व इंडिया के अंदर स्थापित करना है. एट टाइम दे वेज वार टू प्रोटेक्ट देयर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड अदर्स दे डिड सो टू प्रोटेक्ट देयर इंडियन एलाइज फ्रॉम द अटैक ऑफ पोटेंशियल राइवल्स. और जो बी एल ग्रोवर थे वो लिखते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था रिस्टोर्टेड टू एग्रेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम टू एक्सटेंड ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया एज अ डिफेंसिव काउंटर मेजर अगेंस्ट द इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन ऑफ फ्रांस एंड रशिया. तो क्लियरली अपने आप में डिफाइन है. और जो फ्रॉम 1798 से 1808 तक जो ब्रिटिश का मोटिव था वो इम्पीरियलिस्ट नेचर का था. और जो लॉर्ड हेस्टिंग थे फर्दर कैरिड करते पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली और ट्रीट कर रहे थे इंडिया को कि जीत ली गई है रेदर देन एक्वायर्ड की गई है, कि ऑलरेडी जीती जा चुकी है, ना कि इन्हें एक्वायर कराया गया. Thereafter, the British seemed to work on a set design to conquer the whole of India and even some neighboring states. तो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देता है कि कब ये ब्रिटिश पीरियड बिगिन हुआ. तो इसमें देता है कि सब जो हिस्टोरिकल उसका व्यू है कि ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है तब से ही स्टार्ट हो गया था. कुछ देते हैं कि जो 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी है तब से स्टार्ट हुआ. कुछ यहाँ पे देते हैं कि 1761 जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उससे हुआ है, कि जब मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी. फॉर इंस्टेंट एज वी थिंक ऑफ 1761 ब्रिटिश कुड सर्टेनली कम टू माइंड बिकॉज ऑफ देयर विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एट प्लासी एंड ओवर द फ्रेंच. But we could not entirely write off the Marathas and could probably also consider the prospect of Hyder Ali. तो वही कि अगर माइंड में ये डेट भी आती है लेकिन हम प्रॉपरली इसको नहीं बोल सकते. और ये पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में विच वुड प्रोबेबली बी अ मिस्टेक टू इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो इन द प्रेजेंट. तो ये मिस्टेक होगी किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डेट्स निकल के आ रही हैं. Nonetheless, the circumstances under which the British succeeded are not clear. कि वही कि जो किन circumstances के अंदर जो ब्रिटिश कामयाब हुए हैं वो क्लियर नहीं थे. And the few bottlenecks which they faced were not of a serious nature. It is this paradox which make the cause of British success in establishing an empire in India a matter of considerable interest. कि ये कारण था कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए, तो ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट बना देता है. तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि बस ये कि कोई फिक्स डेट नहीं रखी कि वही बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 और जो हमारी जो एंग्लो ये फ्रेंच राइवलरी थी स्टार्टिंग में, तो तीनों का ही इन्होंने इसमें बताया गया. तो अब स्टार्ट होता है हमारा रियल जो चैप्टर का जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. तो इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो एंटायर प्रोसेस है एक्सपेंशन का और कंसोलिडेशन का ब्रिटिश पावर का इंडिया में, उसे ऑलमोस्ट सेंचुरी लग गई. और इन 100 ओड ईयर्स में जो इंग्लिश है उसने कई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेक्निक्स यूज़ की है और ये फाइनली इमर्ज हो पाई ताकि रूलर की तरह. और दोनों ही जो वॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी इंग्लिश ने यूज़ की कि अपनी पावर को इम्पोज करने के लिए बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर, और फाइनली अपनी पावर कंसोलिडेट कर दी. और जो ब्रिटिश थे नॉट एवर्स टू यूज़ अनस्क्रिप्चर टेक्टिक्स टू एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन ओरिजिनल रूलर टू गेट इनटू देयर वे. और वे कोई भी ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, कोई भी ऐसी गलत टेक्निक यूज़ नहीं करना चाह रहे थे कि जो रीजनल रूलर है वो उनके रास्ते में आए. तो अब देखते हैं कि क्या क्या रीज़न रहे. तो फर्स्ट इज़ सुपीरियर आर्मी, मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी. तो जो फायर आर्म्स यूज़ किए जाते थे इंग्लिश के द्वारा विच इंक्लूड मस्केट एंड कैनन्स, जो इंडियन आर्मी से बेटर थे स्पीड ऑफ फायरिंग में भी और रेंज में भी, कि तेज़ी से वो चल देते थे और उनकी रेंज भी ज़्यादा थी. तो ये रियलाइज़ करने के बाद बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने यूरोपियन आर्म्स को इंपोर्ट किया और यूरोपियन ऑफिसर्स को भी अपने यहाँ एम्प्लॉयड किया कि उनके जो इंडियंस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किए करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो उनकी जो रैंक है वो मैच नहीं कर पा रहे थे जो इंग्लिश ऑफिसर्स की थी और इंग्लिश आर्मीज़ की थी. क्यों? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी द मिलिट्री ऑफिसर्स और आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स बस एक इमिटेटर्स बनकर रह गए थे. तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सुपीरियर आर्म्स थे उनके पास देन द इंडियन आर्म्स. सेकेंड इज बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन
एंड रेगुलर सैलरी, कि रेगुलर सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और रिस्ट्रिक्ट रिजाइम डिसिप्लिन का वो मीन्स थे, जिससे इंग्लिश जो कंपनी थी वो एश्योर कर पा रही थी कि जो उसके ऑफिसर्स हैं और उसके जो ट्रूप्स हैं वो उससे लॉयल रहे। और दूसरे ही तरफ जो ज़्यादा जो बहुत दूसरे रूलर्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रेगुलर सैलरी पे कर दें, और मराठास ने तो अपने जो मिलिट्री कैंप्स में है उन्हें डाइवर्ट कर दिए थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें अब उनके जो ट्रूप्स हैं उनको पे करने के लिए। ऑल्सो जो इंडियन रूलर थे वो डिपेंड थे जो पर्सनल उनके जो लोगों को रखते थे सलाह के लिए, जो कि इतने अवेलेबल नहीं है डिसिप्लिन के लिए, और रिबिलियस हो जाते थे ओपोनेंट के लिए ज्वाइन करने के लिए, अगर कोई उनके अपने में ही कोई सही चीज़ नहीं चल रही हो। अब थर्ड देखते हैं कि सिविल डिसिप्लिन और फेयर सिलेक्शन सिस्टम। द कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर गिवन चार्ज ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर रिलेबिलिटी एंड स्किल्स एंड नॉट ऑन हेरिडेटरी और कास्ट और क्लैन टाइज। जो कंपनी के ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स उनको उनके स्किल्स के बेसिस पे मिल रही थी जो भी जॉब मिल रही थी, ना कि हेरिडेटरी कास्ट या किसी सिस्टम के बेसिस पे। दे themselves आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड वाज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर कैंपेन। और इसके दूसरी तरफ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर था और ऑफिशियल मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे कास्ट के बेसिस पे और पर्सनल रिलेशन की जान पहचान में, जिससे कि मेरिट सिस्टम और एबिलिटी को डिसरिगार्ड हो गया, और एज अ रिजल्ट उनकी जो क्षमता है वो डाउटफुल हो गई, और दे मनी टाइम रेबलियस हो जाते थे और डिसलॉयल होते थे इन ऑर्डर टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। अबे ब्रिटिश के पास जो थी, इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिलियंट लीडरशिप थी और सपोर्ट थी सेकेंड लाइन लीडर्स की। तो जो क्लाइव, वेरन हेस्टिंग, मनरो और डलहाउस ये रियल क्वालिटीज़ दिखाते थे लीडरशिप की। और जो इंग्लिश हैड एडवांटेज थी कि इनके पास लॉन्ग लिस्ट थी सेकेंडरी लीडर्स की, लाइक अर्थर वेसेले, सर अरेकॉट, लॉर्ड लेक, हु फॉट नॉट फॉर द लीडर्स बट फॉर द कोज एंड द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री। जो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे, और इंडियन के साइड पे भी ब्रिलियंट लीडर थे जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान एंड मधुराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर। बट वो क्या लाइक क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी सेकंड लाइन ट्रेंड पर्सनल लीडर्स नहीं थे। मोरओवर जो इंडियंस लीडर थे वो एज मच एज फाइटिंग अगेंस्ट वन अदर, और दूसरा कि जो इंडियन लीडर्स थे वो अपने में ही इतना लड़ रहे थे, और जो स्पिरिट थी फॉर फाइटिंग फॉर अ यूनाइटेड कॉज वाज नॉट देयर मोटिव, कि उनका अपने नेशंस के लिए फाइट करने का कोई भी मोटिव नहीं था। जहाँ हमने ऊपर देखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लीडर्स थे, यूरोपियन लीडर्स थे, तो वो अपनी ग्लोरी ऑफ द नेशंस के लिए फाइट कर रहे थे। थस दे ऑफन सब्जेक्ट द ब्रिटिश अगेंस्ट नेबरिंग रूलर्स, तो सपोर्ट कर देते थे जो ब्रिटिश को है अपने ही नेबरिंग रूलर्स के अगेंस्ट में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका क्या था, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था। जो इनकम थी कंपनी की वो इतनी इनफ थी कि वो हैंडसम मनी दे सकते हैं अपनी किसी भी शेयर होल्डर डिविडेंड्स को, और फाइनेंस कर सकती है किसी भी वॉर को इंडिया के अंदर। फर्दर जो इंग्लैंड थी वो फेबुलस प्रॉफिट अर्न कर रही थी ट्रेड का इंडिया के अंदर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये वास्ट जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे मनी के फॉर्म में, मटेरियल और मैन के फॉर्म में, वो अवेलेबल हुए टू द ब्रिटिश इन टाइम्स ऑफ जब भी उनको ज़रूरत पड़ी, थैंक्स टू देयर सुपीरियरिटी, कि वो इनकी जो सी पावर में उनकी सुपीरियरिटी थी। लास्ट पॉइंट है कि इसमें नेशनलिस्ट प्राइड, कि वही की जो इकोनॉमिकली थ्राइविंग ब्रिटिश पीपल थे वो बिलीव करते थे मटेरियल एडवांसमेंट में और अपने नेशंस की प्राउड फील करते थे। वो फेस द वीक अनडिवाइडेड अमंग देमसेल्फ, इंडियंस को जो फेस कर रहे थे जिनके खुद ही जो अपने में लड़ रहे हैं और कोई भी यूनिटी नहीं है, उनको फेस कर रहे थे। द लैक ऑफ मटेरियल विजन अमंग इंडियंस वर ऑल्सो रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी। तो गाइज आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो इसमें है बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। बंगाल जो कि एक रिचेस्ट प्रोविंसेस थी मुगल एम्पायर की, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और इसके जो नवाब थे उसकी उनकी अथॉरिटी थी उन्हें, जो रीजन प्रेजेंट डे जो बिहार और उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूट करता है उस पर। जो एक्सपोर्ट था बंगाल से यूरोप में वो था रॉ प्रोडक्ट्स, इसमें जो थे सॉल्ट पेटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल और हैंडलूम्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे ट्रेडिंग के बंगाल में, और नियरली 60% जो है ब्रिटिश का इंपोर्ट एशिया में वो बंगाल से होता था। और 1630 में एक रेगुलर कॉन्टेक्ट ऑफ द ब्रिटिश विद द बंगाल कंटिन्यू व्हेन दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन बालासोर, हुगली,
कासिम बाजार, पटना, ढाका। और 1690 में जो कलकत्ता का फाउंडेशन हुआ बाय ईस्ट कंपनी, इसने कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट इन बंगाल। और जो कंपनी ने क्या किया, सम करते थे पे 3000 का पर एनम टू द मुगल एम्परर, जिसको अलाउ कर दिया ट्रेड। उन्हें जो मुगल एम्परर को 3000 का पर एनम अमाउंट पे करते थे कि जिससे उन्हें बंगाल में ट्रेडिंग अलाउ हो चुकी थी। और इन कंट्रास्ट जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी उसको तो 3000 दे रही थी, लेकिन उससे जो कर पा रही थी ऑलमोस्ट इट्स 10 to 15 टाइम्स, इट्स 50,000 पर एनम। और इन 1700 जो मुर्शिद कुली खान थे वो दीवान बन गए थे बंगाल के, और उन्होंने रूल किया टिल हिज डेथ इन 1727। ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन इन लॉ सुजाउद्दीन, जिन्होंने रूल किया 1739 तक। और इसके बाद 1 साल के लिए सरफराज खान आए, जो इनकेपेबल सन थे मुर्शिद कुली खान के, वो रूलर बन गए, जो मार दिए गए अलीवर्दी खान के द्वारा। और अलीवर्दी खान ने फिर रूल किया 1756 तक। एंड ऑल्सो इन्होंने अलीवर्दी खान थे जिसने स्टॉप कर दिया पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल एम्परर्स को। और अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर्स बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। देयर आर ऑल्सो फैक्टर टू विच मेड बंगाल अ प्रॉस्परस। फॉर इंस्टेंस जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था या जो डिस्टर्ब था बाय इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण, जो मराठा इन्वेजन हो रहा था, जाट रिवोल्ट हो रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन किया जा रहा था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। लेकिन जो बंगाल का रीजन था वो फॉर्चुनेट रहा कि वो इन सभी चैलेंजेस को उसने एस्केप कर दिया। और जो पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता जो थी वो भी 15,000 से लेके 1 लाख हो गई। एंड अदर सिटीज़ लाइक ढाका, मुर्शिदाबाद भी हाईली पॉपुलस हो गई। तो यहाँ तक आपको ब्यूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। आगे दिया गया कि जो ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नर ऑफ बंगाल स्ट्रांगली जो कि असंतोष दे रहे थे उसके प्रति की जो भी इंग्लिश कंपनी को स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही ह्यूज लॉस उठाना पड़ रहा था। सो द फ्रिक्शन बिटवीन इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकम द चीफ कोज फॉर द जो भी कंफ्लिक्ट हो रहे थे इन दोनों के बीच में। और ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1757 एंड 1765 the power gradually got transferred from Nawab of Bengal to British, with the later defending the और defeating the former। कि इसमें यह है कि इस शॉर्ट से पीरियड में 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी से 1765 में जो पावर है ग्रेजुअली ट्रांसफ़र होगी नवाब ऑफ बंगाल से ब्रिटिश के पास। कि इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थी लेटर वो हरा रहे थे फॉर्मर जो कि नवाब ऑफ बंगाल है। अब देखते हैं अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश। तो 1741 में जो अलीवर्दी खान है जो डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, किल द नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान, जो हमने अभी आपको बताया इन द बैटल। और सर्टिफाई अपने आप को पोजीशन होल्ड कर ली उन्होंने नए सूबेदार के बंगाल के। और एक सम ऑफ मनी दे रहे थे वो मुगल एम्परर को, मोहम्मद शाह को। और अलीवर्दी जो खान थे उन्होंने 15 साल रूल किया। और ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड उन्होंने जो लड़ाई करी मराठास के साथ। और जो इंग्लिश टू थे उन्होंने भी एडवांटेज ली मराठास का जो इनकर्जन था बंगाल के अंदर, बाय ऑब्टेनिंग अ परमिशन फ्रॉम अ नवाब टू डिग अ डिच एंड थ्रो अप एन एनट्रिचमेंट अराउंड देयर सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम। तो इन्होंने इंग्लिश ने भी उसका फ़ायदा उठाया, परमिशन ले ली नवाब से, और वो अपना जो फोर्ट विलियम के सेटलमेंट में रहने लगे, अपनी आर्मी को सेटल कराने लगे। और लेटर जो अलीवर्दी खान था वो कार्नेटिक रीजन उसमें later Alivardi Khan apprehensions were drawn to the Carnatic regions where the European companies absorbed all powers। और इसे रियलाइज़ करने पे उसने अर्ज किया कि टू एक्सपेल द यूरोपियंस फ्रॉम बंगाल। लेकिन वो 1756 में ही मर चुके थे और उसके सक्सीड किए गए ग्रैंडसन सिराजुद्दौला जो यज्ञ सन था अलीवर्दी खान का। तो आपको इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं दोबारा कि जो अलीवर्दी खान था और जो डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, तो उन्होंने जो नवाब था बंगाल का सरफराज खान उसको बैटल में हरा दिया और वो खुद बन गए सूबेदार बंगाल के। और जो मोहम्मद शाह थे नवाब के, उन्हें एक अमाउंट सम ऑफ मनी उनको पे करते थे। और जो अलीवर्दी खान है वो 15 साल के लिए रहे और उन्होंने मराठा से भी लड़ाई करी और उसका ही फ़ायदा इंग्लिश ने भी उठाया। और लेटर जो अलीवर्दी खान थे उनकी भी जो इच्छा थी वो ये कि यूरोपियंस को एक्सपेल करना चाहते, बंगाल से बाहर निकालना चाहते, लेकिन वो मर गए। और उनके जो सन थे, यंगेस्ट सन सिराजुद्दौला,
तो उनकी जगह पे वो आ गए, सक्सीड बाय हिज ग्रैंडसन, जिनके ग्रैंडसन थे, जो कि बेटा था इनका, जो बेटे का बेटा, कि जो इनका अलीवर्दी खान का यंगेस्ट सन था, उसका जो बेटा था ग्रैंडसन, डेट इज सिराजुद्दौला। आप देखते हैं जो चैलेंजेस फेस किए किसने, सिराजुद्दौला ने। अ यंग जस्ट इन हिज 20 ईयर्स सिराज इनहेरिटेड मैनी ट्रबल्स फ्रॉम इट्स ग्रैंडफादर। तो इस 20 की उम्र में ही उसको बहुत सारी प्रॉब्लम उसके ग्रैंडफादर से ही मिल गई। और उसके राइवल्स थे, कजन्स भी उसके राइवल थे, जो नवाब ऑफ पूर्णिया थे, शौकत जंग, और एक अनफ्रेंडली आंटी थी घशीटी बेगम, जो कि एक चाइल्डलेस विडो थी। और रिबिलियंस कमांडर ऑफ द आर्मी मीर जाफ़र, जो अलीवर्दी खान के बहन के जो हस्बैंड थे, और एक आम हिंदू सब्जेक्ट पॉपुलेशन। अब देखते हैं देयर वाज अ डोमिनेंट ग्रुप इन दिस कोर्ट, कि ये जो बिजनेस ग्रुप थे ये भी थे इसमें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के मेंबर, कि जगत सेठ, ओमीचंद राय दुर्लभ एंड अदर हु वर अपोज टू हिम। टू दीज इंटरनल राइवल्स वर एडेड द थ्रेट टू सिराज पोजीशन फ्रॉम द हायर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो इंक्लूसिव था बाय नेचर, जो इम्पल्सिव था बाय नेचर एंड लैकिंग एक्सपीरियंस, सिराज फील्ड इनसिक्योर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शौकत जंग जो थे उसको हरा दिया और उनको मार दिया गया एक बैटल में, और घसीटी बेगम को भी हटा दिया जो कि ट्रेजर को सिक्योर करती थी, और मीर जाफ़र को भी पोजीशन से हटा दिया और मीर मदान को उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया, जो कि एक कश्मीरी ऑफिसर थे मदन लाल, उन्हें अपॉइंट किया गया ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर, और जो एक्ट कर रहे थे लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्लियर हो चुका है। आप देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी की प्रील्यूड टू द बैटल। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेड मिसयूज ऑफ इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस, जो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था नवाब के फाइनेंसिस को। तो इंग्लिश ने जो है कलकत्ता को फोरफिट कर लिया बिना ही नवाब की परमिशन के, घेराबंदी कर ली। लेकिन जो कंपनी है फर्दर ट्राई टू मिसलीड हिम, उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। और ये ही एक क्राइम कंपाउंडेड, और एक दूसरा क्राइम क्या हो गया कि जो कृष्णा दास थे, जो सन ऑफ राज भल्ला, वो इमेंस ट्रेजर लेके भाग गए बिना नवाब के परमिशन के। और जो कंपनी थी ऑन इट्स पार्ट सस्पेक्टेड है जो सिराज है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस इट ट्रेड प्रिविलेजेस। जो कंपनी को अब ये सस्पेक्ट हुआ कि जो सिराज है उनके ट्रेड प्रिविलेजेस रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उनका फ्रेंच के साथ कोल्यूजन में हो रहा था सिराज का बंगाल के अंदर। थर्स व्हेन सिराज अटैक एंड सीज द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता इट ब्रॉट देयर हॉस्टिलिटी इनटू द ओपन। और जब सिराज ने अटैक कर दिया तो जो इंग्लिश का डाउट था वो डाउट अब रियलिटी में बदल गया। कि एक फिर यहाँ पे मेंशन होती है एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, कि इसमें बिलीव किया जाता है कि सिराज ने 146 इंग्लिश पर्सन को एक रूम के अंदर बंद कर दिया, और जो उनमें से 123 जो मेंबर है सफोकेशन से ही घुटकर मर गए। अब हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं ये स्टोरी सच भी हो सकती है, नहीं भी, पर जो नंबर है डेट द नंबर ऑफ विक्टिम्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर, कि कम होनी चाहिए, कि 123 नहीं। अब जो बैटल है वो देखते हैं कि अराइवल ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट कलकत्ता फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। जो अराइवल था जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का, किसके कमांडर के अंदर में, रॉबर्ट क्लाइव में, कलकत्ता के अंदर। कहाँ से आए थे, मद्रास से। उससे क्या हुआ, जो इंग्लिश की पोजीशन है मजबूत हुई बंगाल के अंदर। और जो क्लाइव थे इसने सीक्रेट अलायंस करा किसके साथ, जो ट्रेडर था नवाब का, मीर जाफ़र के साथ, जगत सेठ के साथ, एक इन्फ्लुएंसर बैंकर था राय दुर्लभ के साथ, और ओमीचंद के साथ। तो इनके साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक सीक्रेट अलायंस कर लिया, और मीर जाफ़र जो था वो नवाब बना दिया। इसको डील करी गई कि जो अगर वो उनको सपोर्ट करा तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। और जो सीक्रेट अलायंस था कंपनी का विद द कॉन्स्पिरेटर फर्दर स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन, तो इससे इंग्लिश की पोजीशन बढ़ गई थी। सो द इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी बैटल से पहले ही। और इसी कॉन्स्पिरेंसी के कारण नवाब ऑफिशियल जो 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सिराज की वो भी डिफीट कर दी गई क्लाइव के द्वारा, कुछ ही आर्मी के द्वारा। और सिराजुद्दौला वो भी कैप्चर कर लिया गया और उनको मार दिया गया मीर जाफ़र के जो सन था मीरान, उसके ऑर्डर पर। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो प्लेस कर दिया द डिस्पोजल ऑफ इंग्लिश वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और प्लासी के बाद जो इंग्लिश वर्चुअली मोनोपलाइज कर लिया जो ट्रेड और कॉमर्स है बंगाल का। तो आप ये बात लाइन रखिए कि अभी वर्चुअली इन्होंने मोनोपलाइज किया है। इसके बाद एक इसमें कीवर्ड आ रहा है वर्चुअली,
तो उसको आप याद रखेंगे। और सिग्निफिकेंस देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, जो मीर जाफर थे वो नवाब बन गए थे बंगाल का, और उसने उसे कुछ पैसे का देना पड़ रहा था प्लस द जमींदारी। ही गेव द लार्ज सम ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 20 परगनाज इंग्लिश को। तो ये दोनों चीज़ उसने इंग्लिश को देनी पड़ी उसको नवाब बनने के लिए। और जो बैटल ऑफ प्लासी है उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कि बिकॉज उसने ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में फाउंडेशन रखी, और ये राइटली रिगार्ड किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। जो बैटल है उसने इस्टेब्लिश करी मिलिट्री की सुप्रीमेसी इंग्लिश की बंगाल के अंदर, और जो मेन राइवल थे फ्रेंच उनको भी दूर किया। दे ऑब्टेन अ ग्रांट ऑफ टेरिटरीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपरली इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स। तो उन्होंने ये भी अब अपनी मिलिट्री फोर्स को मेंटेन करते थे, और उनकी प्रेस्टेज क्या हुआ इस जीत से बहुत गुना बढ़ गई। बट देयर वॉज नो अपेरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आया। जो सुप्रीम कंट्रोल था अफेयर्स का वो पास किया जाता था क्लाइव के द्वारा, और उसकी सपोर्ट में जो न्यू नवाब था मीर जाफर वो डिपेंड था फॉर मेंटेनिंग द न्यू एक्वायर्ड पोजीशन। जो सोवरेनिटी थी इंग्लिश की कलकत्ता के ऊपर वो अब रिकग्नाइज कर ली गई थी, और इंग्लिश पोस्ट कर दिया एक रेजिडेंट नवाब की कोर्ट में। तो गाइस ऐसे यहीं तक देखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मीर जाफर एंड द ट्रीटी ऑफ 1760 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट